कर दिया बंटाधार, ले आए शहरी बहू। अब ये पढ़ी लिखी लड़की हमारे घर के रीति रिवाज थोड़ी ना मानेगी। हाँ दादी, आप कैसे कह सकती हैं कि मोना रीति रिवाज नहीं मानेगी? मेरे को सब मालूम है। पढ़ी लिखी छोरियां किसी की भी बात नहीं सुनती है। खाना बनाना तो छोड़ो, घर के दूसरे काम भी नहीं करती है। फिर ये गांव में कैसे मिट्टी के चूल्हे पर रोटी बनाएगी? मिट्टी के चूल्हे पर रोटी? रोहित, चूल्हा वही होता है ना जिसमें लकड़ी लगाकर धुआं करते हैं, फिर खाना बनाते हैं। लकड़ी से आग जलाते हैं, धुआं नहीं करते, समझी तुम? कहते हुए दादी जी अपना सिर पकड़ लेती है। दरअसल रोहित ठाकुर परिवार का इकलौता वारिस था जो पढ़ाई करने के लिए शहर गया था और वहीं पर उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर ली थी। मगर अब घर में सभी परेशान थे क्योंकि शादी तो हो गई थी, मगर अब ठाकुर खानदान का एक महत्वपूर्ण रिवाज नई बहू को निभाना था। बाहर गांव की औरतें बैठी है रिवाज को पूरा करने के लिए, और इसे अभी चूल्हा जलाना भी नहीं आता है। अरे दादी, आप भी कैसी बातें कर रही हैं? बात पहली रसोई की है ना, तो जरूरी थोड़ी है ना कि चूल्हे पर ही रसोई बनाई जाए। रसोई गैस पर भी बनाई जा सकती है। आप विश्वास करिए, मोना बहुत अच्छा खाना बनाती है। ना, मेरे घर में तो पहली रसोई चूल्हे पर ही बनेगी, वरना नहीं। मैं अभी गांव की औरतों को जाकर कह देती हूँ कि हमारे घर कोई पहली रस्म नहीं हो रही है। कहते हुए दादी जी कमरे से बाहर गांव की औरतों के पास जाने लगी तो मोना ने उन्हें रोक लिया। अरे, आप उन्हें मना मत कीजिए, मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी। अरे, ऐसे कैसे तुम चूल्हे पर खाना बना पाओगी? लोग तुम्हें देखकर बाद में हंसे, उसके पहले ही लोगों को कह देते हैं कि तुम चूल्हे पर खाना नहीं बना पाओगी। रोहित, बिना कोशिश किए मैं हार नहीं मान सकती हूँ। मुझे खाना बनाना तो आता ही है। एक बार चूल्हे पर खाना बनाना जरूर ट्राई करूंगी। कहते हुए वो रसोई से जरूरी सामान लेने के लिए गई कि बाहर बारिश शुरू हो गई थी। बारिश को देखते ही सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। दादी, अब क्या होगा? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। ये तो ऐसा है जैसे कोड़ में घास हो गया। अब बारिश में वो खाना कैसे बनाएंगी? मेरी तो नाक ही कट गई। उन दोनों की बातें सुन अब मोना को भी टेंशन होने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे रोना आने लगा। उसे रोते देख दादी गुस्से से बोली, मुझे तो पता था काम करने के नाम रोना ही आएगा। अब देखो, मैं सही कह रही थी ना। जा बाहर गांव की औरतों को मना कर दो, यहाँ पर कोई पहली रसोई नहीं हो रही है। हाँ? अरे मगर अब आप ही बताओ, ऐसी बारिश में कोई खाना कैसे बना सकता है? खाना तो हमने ठंड बारिश सब में बनाया, कोई बहाना भी नहीं किया। मैं बहाना नहीं बना रही हूँ। मैं तो ये बोल रही हूँ कि अब तो लकड़ियाँ गीली हो गई होंगी, जलाऊंगी कैसे? और आंगन में खाना बनाने में तो लकड़ियाँ और भीग जाएंगी, रोटियाँ खराब हो जाएंगी। वही तो असली परीक्षा है। देखते हैं तुम इस परीक्षा में पास हो पाती हो कि नहीं। दादी की बातें सुन मोना रोहित की तरफ देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रोहित ने उसे इशारे से काम करने के लिए मना किया, मगर मोना हार नहीं मानना चाहती थी। कभी वो बारिश को देखती तो कभी भीगते हुए आंगन के चूल्हे को, तभी निगाह सामने वाले घर पर पड़ी और वो मुस्कुराने लगी। उसे मुस्कुराता देख रोहित हैरान हो गया। मुझे टेंशन हो रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। ऐसा क्या देख लिया तुमने? वो सामने देखो। कहते हुए उसने अपने हाथों से घर के सामने बने मकान की ओर इशारा किया, जहां पॉलिथीन का शेड बना हुआ था और नीचे कपड़े सूख रहे थे। रोहित, मुझे भी कहीं से एक पॉलिथीन लाकर दे दो ना, मैं आंगन में बांध दूंगी, फिर आंगन में पानी नहीं आएगा। अरे वाह, मैं तो ये सब बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, फिर भी मेरा दिमाग नहीं चला कि पॉलिथीन बांध दे तो पानी रुक जाता है। 2 मिनट रुको, मैं अभी आंगन में पॉलिथीन बंधवा देता हूँ। कहते हुए रोहित ने 2 लोगों की मदद से आंगन में पानी आना रोक दिया, जिसे देख दादी भी मुस्कुरा दी। वे अपनी बहू की सूझबूझ से खुश तो थी, मगर उन्होंने मोना से गुस्से में एक बात कह दी। अब तो मेरे पोते ने आंगन का पानी भी रोक दिया है। अब तो चूल्हे पे रोटी बना लेगी ना तू, या कोई और बहाना है? दादी, मैं कोशिश तो करूंगी, ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। कहते हुए मोना लकड़ी के ढेर के पास गई
बारिश के वजह से ऊपर की सारी लकड़ियां गीली हो गई थी। उसने जैसे तैसे ऊपर की लकड़ियां हटाकर नीचे से आधी गीली आधी सूखी लकड़ियां निकाली और उन्हें लेकर चूल्हे के पास ले आई। चूल्हे में लकड़ी कंडा लगाकर वो उसे जलाने की कोशिश करने लगी, मगर कुछ लकड़ी गीली थी और कुछ हवा में चल रही थी, इसलिए चूल्हा नहीं चल पा रहा था। बहू, ये चूल्हा है चूल्हा, तुम्हारा गैस नहीं जो खटका दबाते ही चालू हो जाएगा। हाँ दादी, वो क्या कहते हैं, पढ़ लिख कर चूल्हा फूकना। तुम वो फूकनी उठाओ और उसे चूल्हे में फूको तो चूल्हा जल जाएगा। इसे जलाने के लिए मेहनत करनी होती है, मेहनत। रोहित, तू यहाँ से जा, वरना तू उसकी मदद ही करता रहेगा, उसे खुद का दिमाग लगाने नहीं देगा। क्या करना है? कहते हुए दादी ने गुस्से में रोहित को वहाँ से हटा दिया और अब खुद मोना को चूल्हा जलाते हुए देख रही थी। रोहित की बात मोना ने सुनी और फूकनी उठाकर जैसे ही फूका, ढेर सारा धुआं उसके गले में चला गया। धुएं के कारण खास कर उसका बुरा हाल हो गया। मोना, हार मान लो, ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। तुम जाओ, गैस पर हलवा बना लो, उसी का ठाकुर जी को भोग लगा देना। दादी जी, मैंने अभी तो कोशिश करना शुरू ही किया है, ऐसे कैसे हार मान लूं? वैसे एक बात बताओ दादी, ये धुआं इंस्टाग्राम के फिल्टर जैसा नहीं लग रहा? आप यहाँ आओ ना, आपकी एक फोटो धुएं के साथ निकाल लेती हूँ। बेटा, हमारी तो जिंदगी निकल गई चूल्हे और उसके धुएं के साथ। तुम क्या हमारी फोटो लोगी? ये पल तो हमारे जहन में बसे हुए हैं। ये फोटो के चोचले तुम्हें ही मुबारक। उनकी बात सुनकर मोना को हंसी आ गई। वो अब और जोर शोर से उस पर काम करने के लिए जुट गई, क्योंकि उसे हर हाल में चूल्हे पर खाना बनाना था। जैसे तैसे उन्हें चूल्हा जलाया तो वो बहुत खुश हो गई, मगर गीली लकड़ियां अब भी धुआं दे रही थी। उसने मुश्किल से चूल्हे पर दाल और सब्जी बनाई, मगर अब रोटी बनाने की बारी थी। मान गए तेरी हिम्मत को, तूने दाल सब्जी तो बना ली, अब रोटी इस पर मत बना, वो तेरे बस की नहीं है। दादी, अब इतना सब कर लिया है तो एक कोशिश रोटियां बनाने की भी कर लेने दीजिए ना, शायद हो जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि तू कोशिश कर और पास हो जा। कहते हुए उन्होंने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रख दिया। मोना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दूर खड़ा रोहित, जो उन दोनों को देख रहा था, वो तुरंत उनके पास आया और बेटा, अभी से खुश मत हो, अभी दिल्ली दूर है। कहते हुए वो हंसने लगी तो रोहित और मोना को भी हंसी आ गई। मोना अब चूल्हे पर तवा रख रोटी बनाने लगी, मगर पहली रोटी चूल्हा ठंडा तो कच्ची रह गई। उसने खुद थोड़ी देर सोचा, फिर एक और लकड़ी लगाकर चूल्हे की आंच तेज कर ली, मगर इतनी तेज आंच में उसके हाथ जल गए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस, क्या हार मान ली बेटा? पहली रोटी बनाने में तो सब कुछ जलता है, हाथ से लेकर आत्मा तक, मगर फिर जो उसका स्वाद आता है उसका कोई मुकाबला नहीं। मगर दादी, यहाँ तो हाथ के साथ साथ सब कुछ जल रहा है, आंखों से देखो कितना पानी आ रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, मंजिल के इतने करीब आकर तू यूं हार नहीं मान सकती, कोशिश तो कर। दादी के कहने पर दोबारा कोशिश करी, फिर एक दो रोटी के बाद उसकी सारी रोटियां अच्छी बनने लगी। सभी लोगों ने उसके हाथ का खाना खाया और सभी लोग तारीफ कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि ये पढ़ी लिखी बहू तो केवल ऑफिस ही अच्छी तरह संभाल सके है, मगर ये तो घर भी अच्छे से संभाल ले है। मुझे बस बनाने के लिए पहले एक बार सोच ले छोरी, कहीं तेरी गलती पर तुझे निकाल कर कोई दूसरी बिन्नी ले आऊं। कहते हुए वो हंसने लगी। कविता की शादी एक बेहद ही गरीब परिवार में हो जाती है, जिनके पास एक झोपड़ी होती है, फटे पुराने कपड़े और खाने के लाले पड़े रहते हैं। पहले ही दिन कविता जब अपने ससुराल आती है तो सबकी हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग तो बहुत गरीब है, इससे अच्छा तो मेरा मायका ही था,
कम से कम मेरी माँ घरों में काम करके 2 वक्त की रोटी तो जमा कर लेती थी, लेकिन अब मैं यहाँ कैसे रहूंगी। कविता का पति उसके पास आता है और उसे दिलासा देता है। देखो कविता, मैं जानता हूं कि तुम घर की हालत देखकर खुश नहीं हो, लेकिन मेरा यकीन करना, मैं तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। बस तुम हमारा साथ मत छोड़ना। पति की बातें सुनकर कविता को अच्छा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, अब जो भी है जैसा भी है, यही मेरा परिवार है और मुझे इन लोगों का साथ देना ही होगा। हो सकता है हम साथ मिलकर इस परेशानी से निकल जाएं। हे भगवान, मदद करना। अगली सुबह कविता सुबह उठकर चाय बनाने के लिए दूध और चाय पत्ती ढूंढ रही होती है। तभी उसकी सास आती है। क्या हुआ बहू, क्या ढूंढ रही हो? मम्मी जी, मैं दूध और चाय ढूंढ रही हूँ। सब उठने वाले होंगे ना, सबके लिए चाय बना देती हूँ। नहीं बेटा, इस घर में कोई चाय नहीं पीता। असल में हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम हर रोज दूध और चाय पर खर्च कर सके। हम लोग तो सीधे खाना ही खाते हैं, वो भी नसीब हो जाए तो। अब तो कविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने अपने ससुराल को गरीब सोचा था, लेकिन इतना भी नहीं सोचा था। लेकिन कविता क्या ही कर सकती थी। अच्छा मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं दिन के खाने की तैयारी कर लेती हूँ। आप बता दीजिए क्या बनाना है। बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता। अब राजा बाहर जाएगा, कुछ काम करेगा, पैसे लाएगा, तब जाकर खाने का इंतजाम हो पाएगा। कविता का चेहरा उतर जाता है और वो मन ही मन सोचती है कि ऐसे कैसे काम चल पाएगा। कुछ देर बाद कविता की नंद बाहर से नाश्ता लेकर आती है। उसके हाथ में मंचूरियन, चाइनीज और सैंडविच होते हैं। ये देखकर कविता हैरान रह जाती है। भाभी, ये देखो मैं नाश्ते में क्या लाई हूँ, सैंडविच और मंचूरियन। आपको पसंद है ना? हाँ किरण, लेकिन ये सब तुम कहाँ से लाई? हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम इतना सारा नाश्ता ले सके। फिर भी ये सब कहाँ से आया? वो भाभी, अस्पताल के सामने एक शिविर लगा है, वहाँ पर सबको फ्री में नाश्ता दे रहे थे, तो मैंने सोचा मैं आप सबके लिए ले आती हूँ, बस वहीं से लाई। वरना हमारे पास कहाँ इतने पैसे कि इतना अच्छा अच्छा खाना खा सके। कविता को अपनी नंद की बात पर विश्वास हो जाता है। रात में कविता अपने पति का इंतजार कर रही होती है। तभी देखती है कि एक तरफ ससुर जी दारू की बड़ी बोतल खोलकर पीने की तैयारी कर रही है। ये देखकर कविता हैरान हो जाती है। तभी उसका पति आ जाता है। ये लो मम्मी, 200 रुपए। भगवान का शुक्र है कि इतने तो मिले। एक काम करते हैं, दूध और ब्रेड खाकर ही सो जाते हैं, ताकि कुछ पैसे से कल दिन का खाना खा सके। कविता को बहुत हैरानी होती है कि एक तरफ वो लोग ब्रेड खाकर काम चला रहे हैं और दूसरी तरफ उसके ससुर जी इतनी महंगी दारू पी रहे हैं। उससे रहा नहीं जाता और वो अपने पति से कहती है, सुनिए, मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो ना, क्या बात है? हमारे घर में पैसों की इतनी तंगी है, हम दोनों टाइम पेट भर खाना भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन पिताजी वो इतनी महंगी दारू पी रहे हैं, कैसे? उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे वो तो फ्री की दारू है। चुनाव आने वाले हैं ना, तो आसपास के नेता लोग हम गरीब लोगों को फ्री में देते रहते हैं ताकि हम उन्हें वोट दें। वरना हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम इतनी महंगी दारू खरीद सकें। कविता को अपने पति की बात पर विश्वास हो जाता है और वो मान लेती है कि उसके ससुर जी फ्री की दारू पी रहे हैं। कविता देखती है कि उसकी नंद कुछ ढूंढ रही है और बहुत परेशान है। क्या हुआ किरण, क्या ढूंढ रही हो? कुछ गुम हो गया है क्या? हाँ भाभी, मेरा एक इयररिंग गुम हो गया है, मिल ही नहीं रहा, सब जगह देख लिया। रुको, मैं ढूंढती हूँ। कविता भी किरण के साथ सभी जगह उसका इयररिंग ढूंढने लगती है, लेकिन वो देखती है कि किरण कुछ ज्यादा ही परेशान है। तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही हो? वो सोने का था क्या? सोने का नहीं भाभी, डायमंड का था। अचानक से किरण के मुंह से डायमंड सुनकर कविता हैरान रह जाती है, लेकिन किरण बात को संभालते हुए कहती है, अरे भाभी, आप कैसी बातें करती हो? हमारे पास सोना या डायमंड कहाँ से आया? वो तो खोटा था, लेकिन मेरा फेवरेट था, इसीलिए बस मैं परेशान हूँ।
कविता को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले दिन फिर कविता खाने की तैयारी के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी सास के पास पैसे नहीं होते हैं। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनाना है? पैसे नहीं है बेटा, सारे पैसे खर्च हो गए। मुझे लगता है आज दिन में भूखा ही रहना पड़ेगा और शाम को भी तेरा पति कुछ जमा कर लाएगा, तब जाकर खाने का इंतजाम होगा। अब तो कविता के सब्र का बांध टूट जाता है। लेकिन मम्मी जी, ऐसा कैसे चलेगा? हम इतने सारे लोग हैं, हम लोग कोई काम क्यों नहीं करते? राजा कब तक अकेले इस सारे घर की जिम्मेदारी उठाते रहेंगे? हमारे हाथ पैर भी सलामत है, हम भी बाहर जाकर कुछ काम कर सकते हैं और कमा कर ला सकते हैं, ताकि कम से कम 2 टाइम का खाना तो मिल सके। अरे बहू, जब हट्टे कट्टे राजा को काम नहीं मिल रहा तो हम जैसी औरतों को कौन काम देगा? ऐसे बहुत सारे काम है मम्मी जी जो हम औरतें कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आज ही शाम को जाकर पड़ोस में बर्तन झाड़ू पोछे का काम ले लेती हूँ। कम से कम मैं ही कुछ पैसा कमा कर लाऊंगी तो हम लोग ठीक से खाना तो खा पाएंगे ना। लेकिन बहू, लेकिन कुछ नहीं मम्मी जी, इस गरीबी से हमें निकलना ही पड़ेगा और उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब मैं और राजा दोनों मिलकर इस परिवार को संभालेंगे। इतना बोलकर कविता वहाँ से चली जाती है और सास टेंशन में आ जाती है। अगले दिन कविता बाहर काम की तलाश में जाती है। तभी एक बड़ी सी गाड़ी उसके पास आकर रुकती है और हॉर्न बजाती है। वो देखती है कि उस गाड़ी को उसका पति चला रहा है। अरे राजा, आपके पास ये गाड़ी कहाँ से आई? अरे तुम अंदर आओ तो सही, आओ अंदर बैठो, सब बताता हूँ। कविता को लगता है कि राजा को कहीं ड्राइवर का काम मिल गया है। वो खुशी खुशी गाड़ी में बैठ जाती है। अब बताइए, इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई? अरे सब बता दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। राजा एक बड़े से घर के सामने ले जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है। उस घर को देखकर कविता हैरान रह जाती है। ये आप मुझे कहाँ ले आए? ये किसका घर है? तुम अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। कविता और राजा जैसे ही घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं कविता के सास ससुर और शानदार कपड़ों और गहनों से लदे हुए हैं उस बड़े से घर में खड़े हैं। कविता उस पूरे घर को देखकर हैरान है। इतना अच्छा और बड़ा घर उसने कभी नहीं देखा था। साथ ही अपने परिवार को ऐसे देखकर भी वो हैरान होती है। अरे मम्मी जी, किरण, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? और इतने अच्छे कपड़े और गहने आपको किसने दिए? किसी ने नहीं दिए बहू, ये तो हमारे ही हैं और आज से आपके भी हुए। जी हाँ मिसेस कविता मित्तल, आज से ये आलीशान घर पूरी तरह से आपका हुआ। कविता को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या हो रहा है और उसके परिवार वाले क्या बोल रहे हैं। वो हैरानी से सबकी बातें सुन रही है। ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरा घर, ये घर मेरा कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझा देती हूँ बेटा, असल में हमें हमारे घर के लिए कोई ऐसी बहू चाहिए थी जो हमारे पैसे को देखकर राजा से शादी न करे, बल्कि संस्कारी हो और हमारे घर को अच्छे से चला पाए। 1-2 बार पहले भी राजा के लिए ऐसे ही लड़कियां मैंने पसंद की थी, लेकिन वो सिर्फ राजा के पैसों पर मरती थी। लेकिन जब हमें तुम मिली तो हमने सोचा कि तुम हमारे घर के लिए परफेक्ट रहोगी, लेकिन फिर भी मन में डर था कि कहीं तुम भी पैसों के लालच में ना आ जाओ। इसीलिए हमने इतने दिन तक गरीबी का नाटक किया और गरीब बने, और देखो तुम इस परीक्षा में सफल हुई। तुमसे बेहतर इस घर को कोई नहीं संभाल सकता। कविता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। 1 महीने से जो सब कुछ वो झेल रही थी, उसका फल उसे आज मिल चुका था और वो भगवान को शुक्रिया कर रही थी।